भैया बोल रहा है इतना भी नहीं है कि सुनने पता। कल आप लोग उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके थे कि उपयोगिता क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उपयोगिता का प्रकार कितना है। तो देखिए, उपयोगिता जो होता है वो मुख्य रूप से इसका दो प्रकार होता है। पहला सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा यदि हम बात करें तो कुल उपयोगिता। अर्थात अंग्रेजी में लिखें तो टोटल यूटिलिटी। अब एक एक करके इसका डिफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बोलना है कि उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता में लिखिएगा, सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है। सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है, उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपयोग से प्राप्त होता है। बात समझ में आया? सीमांत उपयोगिता क्या है? तो सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई से क्या होता है? प्राप्त होता है। बात समझ में आया? अर्थात अगर इसको हम एक सूत्र में लिखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी में यदि आप n संख्या में घटा देना है n-1, तो मेरा निकल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप एक अच्छे से समझिएगा। कैसे समझना है आपको? तो देखिए, मान के चलिए ये मेरे पास मार्कर है, इसका लास्ट तक जब हम उपयोग कर लेंगे तो हमको जो इससे उपयोगिता प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। बात समझ में आया? तो सीमांत उपयोगिता क्या है? तो इसमें लिखिएगा, सीमांत उपयोगिता उस वैसे अतिरिक्त उपयोगिता को कहते हैं जो किसी वस्तु के अंतिम उपयोग से हमको प्राप्त होता है। बात समझ में आया? इसके बाद है कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी। तो ये क्या होता है? तो एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जितना वस्तु का प्रयोग करता है, एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जितना वस्तु का उपयोग करता है और उससे जो उसको कुल उपयोगिता प्राप्त होता है, यानी कि उससे उसको जो उपयोगिता प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें अतिरिक्त बोलना है और इसमें आपका बोलना है कि जो अंत में कुल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो क्लियर है यहाँ तक में? चलिए फटाफट लिखिए। सीमांत उपयोगिता लिख करके डैश दीजिए। सीमांत उपयोगिता सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता, सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता, सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है, उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बताता है जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपयोग से प्राप्त होता है, जो किसी वस्तु के अंतिम इकाई से प्राप्त होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। दूसरा लिखिए कुल उपयोगिता, और इसमें डैश दे करके लिखिए, कोई उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में, कोई उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जितना वस्तु का उपयोग करता है, कोई उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में जितना वस्तु का उपयोग करता है, जितना वस्तु का उपयोग करता है उससे
उससे प्राप्त उपयोगिता को ही कुल उपयोगिता कहता है। उससे प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। चलिए दोनों को लिख लीजिए फटाफट। अगला लिखेगा सब कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। तो इसमें क्या संबंध है, तो जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगा तो जो टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता होगा वो बढ़ेगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो जो कुल उपयोगिता है वो घटेगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो जो कुल उपयोगिता है वो अपने अधिकतम चरण पे होगा। बात समझ में आया? क्या बताया हमने आपको? तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, तो इसमें लिखिएगा कि सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगा, बढ़ेगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो कुल उपयोगिता घटेगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। चलिए लिखिए इसको, हेडिंग दे करके पहला लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है, पहला लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता वृद्धि करता है। तो कुल उपयोगिता वृद्धि करता है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता वृद्धि करता है। दूसरा लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटता है। दूसरा लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटता है। तीसरा लिखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। हो गया? चलिए मिटा दिया जाए। इसको लिख लिया आंसर? चलिए इसको समझा जाए। ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो देखिए, जो ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन गॉसेन ने किया था, इसलिए इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गॉसेन का प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं। तो गॉसेन का प्रथम नियम में भी आपको यही लिखना होता है, इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मार्शल नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यदि किसी मनुष्य के पास कोई भी वस्तु है तो यदि उसका मात्रा में हम वृद्धि करते हैं तो उसका उपयोगिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसका मात्रा में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे उसका जो है कह सकते हैं हम इच्छा भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। बढ़ेगा नहीं, घटते जाएगा। उसका इच्छा भी क्या होगा, घटते जाएगा। इसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मान के चलिए हम आपको किसी हलवाई का दुकान पर ले करके गए और वहाँ पे आपको बैठा दिए।
और वहाँ बैठाने के बाद आपको हम बोले, पहले आपके प्लेट में हम एक रसगुल्ला दिए, आपने उसको खाया, फिर हमने आपको 2 रसगुल्ला दिया, आपने उसको भी खाया, लेकिन आपका मन में धीरे धीरे उपयोगिता क्या हो रहा है उसके प्रति, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपका धीरे धीरे उपयोगिता यानी कि इच्छा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्या ये सही बात है? तो इसी को कहा जाता है घटता हुआ सीमांत उपयोगिता। चाहे आपका कितना भी पसंदीदार वस्तु क्यों ना हो, अगर आपको अधिकी के तरह खाने के लिए दे दिया जाएगा, दलिद्र के तरह, जो कि आप लोग हैं भी, तो आप लोग का अभी बोला जो क्या भैया वो सबसे बड़ा दलिद्र है, तो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे इच्छा शक्ति क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बात समझ में आया? इसके पीछे का कंडीशन है कि ये वाला नियम कब लागू होगा। तो पहला कंडीशन है कि वस्तु का आकार पर्याप्त होना चाहिए, वस्तु का आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, उसका कोई स्थापन्य वस्तु उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके स्वभाव में, आपका रुचि में, आपका फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, हम कह सकते हैं कि आपके आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पता चलेगा पैसे नहीं तो खाइएगा कहाँ से आप? जरूर प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल का शुल्क ही है 10,000, पेमेंट कर दीजिए। तो इसका मान्यता, यह विशेषता है। काम 10 रुपया पीस देता है रसगुल्ला, 12 रुपया पीस है। के अंजलि, अच्छा चलिए, बस सब एकदम हलवैया का पक्ष लड़ने लगता है। तो घटता हुआ सीमांत उपयोगिता में किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको बोलना है कि घटता हुआ सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। मार्शल के अनुसार जब किसी मनुष्य को दी हुआ वस्तु में वृद्धि किया जाता है तो उसका उपयोगिता भी क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका मात्रा में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसका इच्छा भी क्या होते रहता है, घटते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को? घटती हुई सीमांत उपयोगिता। बात समझ में आया? क्या क्या इसका मान्यता या विशेषता हो सकता है? तो वस्तु का आकार क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, स्थापन्य वस्तु नहीं रहना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं रहना चाहिए। चौथा, हम लिख सकते हैं कि आय में कोई परिवर्तन नहीं रहना चाहिए। लिखिए फटाफट। घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादन, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था। घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। पैरा चेंज, लाइन चेंज कर दीजिए। मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य को दी गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने से, किसी मनुष्य को दी गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने से दी गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने से उसका उपयोगिता बढ़ता है, उसका उपयोगिता बढ़ता है। किंतु जिस प्रकार मात्रा में वृद्धि किया जाता है, किंतु जैसे मात्रा में वृद्धि किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, वैसे उसका इच्छा भी कम होता है।
वैसे उसका इच्छा भी कम होता है। चलिए, मान्यता या विशेषता में पहला लिखिए, वस्तु का आकार पर्याप्त होना चाहिए। पहला लिखिए, वस्तु का आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा लिखिए, अस्थापन्य वस्तु का अभाव होना चाहिए। अस्थापन्य वस्तु का अभाव होना चाहिए। तीसरा लिखिए, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि या फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के क्या हाँ, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखिए, उसके आय स्थिर होना चाहिए। उसका आय स्थिर होना चाहिए। चलिए, अगला हेडिंग दीजिए, सीमांत उपयोगिता। कल कौन दिन है? चलिए, सम सीमांत उपयोगिता लिख करके डैश दीजिए। हम जल्दी नहीं लिखा रहे नूनू, आपका हाथ धीरे चल रहा है। खाली एक बढ़िया आम देने से क्या हो जाएगा? हाथ चलेगा तब ना। दूसरे का बगीचा से रख लाए थे, वो लगा अपना बगीचा है। कई गो गाछ है? अमरूद फरा है? सावन में लेते आइएगा तो। अभी से गपियाना है थोड़ा। चलिए, सम सीमांत उपयोगिता में ध्यान से समझिएगा। देखिए, सम सीमांत उपयोगिता को गौसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता को गौसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। अब ये नियम कहता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सम सीमांत उपयोगिता है क्या? तो कोई उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अब ये अधिकतम संतुष्टि क्या है, उपयोगिता क्या है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पिछला क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं। तो कोई उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने आय को इस प्रकार खर्च करता है कि खर्च किया हुआ रुपए और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होता है? बराबर होता है। हमने क्या बोला, इसको ध्यान से समझिएगा। सम सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि कोई उपभोक्ता अपने आय को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है कि उसका खर्च किया हुआ रुपए और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होता है? बराबर। बोलिए, याद हुआ? दिक्कत है किसी को? क्या बोलना है आपको? सम सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि कोई उपभोक्ता अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च इस प्रकार करता है, किसके लिए? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, कि खर्च किया गया रुपए और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होता है? अब ये सीमांत उपयोगिता क्या है, इस तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में ही। बात समझ में आया? तो किसी को यहाँ तक में दिक्कत है कि सम सीमांत उपयोगिता क्या होता है? चलिए, लिख लिया जाए। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि कोई उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने आय को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि
खर्च किया हुआ रुपए और सीमांत उपयोगिता बराबर होता है। खर्च किया हुआ रुपए और सीमांत उपयोगिता बराबर होता है। अगला हेडिंग दीजिए, उदासीनता वर्ग, या इसी को उदासीनता तटस्थता वर्ग भी कहते हैं। जो बच्चा बीच में बैठ के गप कर रहा है, कृपया वो सबसे पीछे वाला बेंच पे चले जाइए। हो गया? चलिए समझिए, उदासीनता वर्ग क्या होता है। तो उदासीनता वर्ग और कुछ नहीं है, जब कोई उपभोक्ता जो है दो वस्तु के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसको समझ न्यूट्रल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनता वर्ग। जैसे कि बाइक में गियर होता है, तो एक गियर ऐसा होता है जहाँ पे आप कितनों एक्सीलेटर दीजिए, एक्सीलेटर बोलता है इसको ना, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी कंफ्यूज है कि जाएं किधर हम, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, तो समझ में आता नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से हम लोग के साथ भी होता है। एक कंडीशन ऐसा आ जाता है जब हम लोगों को दो वस्तु मिलता है और दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, तो हम दोनों में से किसी को नहीं चुन पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो वर्ग हम खींचेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनता वर्ग। बात समझ में आया? तो उदासीनता वर्ग क्या है, तो इसमें लिखिएगा, उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है जिसके मध्य या जिसके बीच में उपभोक्ता क्या रहता है, उदासीन रहता है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से उदासीनता अनुसूची है। तो उदासीनता वर्ग आपको पता है कि दो वस्तु का संयोग को बताता है जिसमें उपभोक्ता क्या रहता है, उदासीन रहता है, और इसको वो वरीयता नहीं दे पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता अनुसूची कहते हैं। बात समझ में आया? इसको वो वरीयता नहीं दे पाता है। वरीयता याद करिए, कल बताए थे आपको, कल वाले क्लास में प्रोफेसर हिल्स ने बताया था कि उपयोगिता को हम लोग क्रमात्मक रूप में लिख सकते हैं, क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3। तो पीछे का आप लोग तो पढ़ते नहीं, हमको विश्वास है, तो खैर आपका लाइफ है। तो इन्होंने क्या बोला कि उपयोगिता को वरीयता ये उपभोक्ता नहीं दे पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपयोगिता अनुसूची बोलेंगे। बात समझ में आया? उदासीनता वर्ग का विशेषता क्या होता है, तो देखिए, जो उदासीनता वर्ग होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या है, बताइए। एक याद करिए, आपको हम पिछले क्लास में लेसन 1 में बताए थे, कौन सा वर्ग था ये, उत्पादन संभावना वर्ग, पीपीसी। अरे बाबू हमको पता है, आप लोग पढ़ते ही नहीं है पीछे का, वो कतना मुँह ऐसे याद आ गया, कोई फायदा थे है, मुँह देख के पता चलता है कि कितना आप लोग पढ़ रहे हैं पीछे का। खैर बढ़िया बात है। तो उधर हम लोग बोले थे कि नतोदर होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग उन्नतोदर। उन्नतोदर, इसको क्या बोल देंगे, तो उन्नतोदर। यानी कि उदासीनता वर्ग मूल बिंदु की ओर क्या होता है, तो उन्नतोदर होता है। बात समझ में आया? अगर इस प्रकार से झुका रहेगा तो उसको उन्नतोदर बोलेंगे, और इस प्रकार से उठा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नतोदर बोलेंगे। इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए, ये कभी कभी गोल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इसी प्रकार से होगा। तो उदासीनता वर्ग गोलाकार भी हो सकता है, उदासीनता वर्ग गोलाकार भी हो सकता है।
और ये जरूरी नहीं है कि ये समांतर ही होगा। समांतर समझ रहा है इन सबको? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये समांतर ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि समांतर ही होगा। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और एक बोलिएगा कि उदासीनता वर्ग एक दूसरे को काटती नहीं है। उदासीनता वर्ग एक दूसरे को काट रहा है क्या? नहीं काटता है। उदासीनता वर्ग एक दूसरे को काटता नहीं है। बात समझ में आया? और ये कहाँ से कहाँ गिर रहा है बताइए? बायां से दायां। ये कहाँ से कहाँ गिरता है? बायां से दायां। बायां से दायां क्यों गिरता है अभी उसको भी हम बता रहे हैं, चिंता मत करिए, अभी जस्ट बताएंगे कि आखिर ये बायां से दायां क्यों गिर रहा है। बात समझ में आया? तो उदासीनता वर्ग का विशेषता में किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में ये लॉन्ग में पूछता है कि उदासीनता वर्ग क्या है, इसका विशेषता से आप क्या समझते हैं, या इसका विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है। तो किस प्रकार से हमको बोलना है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले है उदासीनता वर्ग, इसी को हम लोग तटस्थता वर्ग भी बोलते हैं, जिसमें लिखिएगा उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को बताता है जिसके मध्य उपभोक्ता क्या रहता है? उदासीन रहता है। फिर उदासीनता अनुसूची क्या है? तो उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग को बताता है जिसको उपभोक्ता वरीयता नहीं दे पाता है। उदासीनता वर्ग का विशेषता क्या है? तो उदासीनता वर्ग बाएं से दाएं गिरता है, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यह गोलाकार भी हो सकता है। उदासीनता वर्ग समांतर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदासीनता वर्ग एक दूसरे को काटता नहीं है। बात समझ में आया? लिखिए, उदासीनता वर्ग में डैश दे करके लिखिए, उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को बताता है उदासीनता वर्ग दो वस्तुओं के संयोग को बताता है दो वस्तुओं के संयोग को बताता है जिसके बीच उपभोक्ता उदासीन रहता है। हो गया? अगला लिखिए उदासीनता अनुसूची। उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग को बताता है दो वस्तुओं के संयोग को बताता है जिसे उपभोक्ता वरीयता नहीं दे पाता है। चलिए अब लिखिए उदासीनता वर्ग का विशेषता। पहला लिखिए, उदासीनता वर्ग बाएं से दाएं गिरता है। हाँ, दूसरा लिखिए, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दूसरा लिखिए, अगला, यह गोलाकार भी हो सकता है। यह गोलाकार भी हो सकता है। अगला लिखिए, ये समांतर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो गया? अगला लिखिए, उदासीनता वर्ग एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए वक्र बनाइए। कल इकोनॉमिक्स जो पढ़ाए थे, क्वेश्चन लिखाए थे क्या लास्ट में? हाँ,
कई गो लिखाए थे? एको गो नहीं नहीं लिखाए थे, 5 को इकोनॉमिक्स में लिखाए थे। ठीक, अगला हेडिंग में ध्यान से समझिएगा। देखिए, अरे हाँ, इसको बनाना जरूरी है। 5 गो और ज्योग्राफी में कई क्वेश्चन लिखाए थे? एगो। वो एनसीईआरटी वाले बैच में दिए थे बाबू। दिमाग हैंग कर रहा है क्या? एनसीईआरटी का दिमाग इसमें आ गया, इसका दिमाग एनसीईआरटी में, इंग्लिश में है, कंफ्यूज हो रहा है ना? ये बताता है कि आप लोग का माइंड कितना कम लोड ले रहा है। चलिए समझा जाए। उदासीनता वर्ग मूल बिंदु की ओर उन्तोदर क्यों होता है? या तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उदासीनता वर्ग ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? तो सिंपल कारण है। क्या कारण है? देखिए, मान के चलिए आपको हम एक विकल्प देते हैं, वस्तु x, ठीक है, आपको हम वस्तु x में वृद्धि कर दिए। आपके पास वस्तु x है जिसमें हमने क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। तो जैसे हम इसका वृद्धि करेंगे, आपका उपयोगिता तो बढ़ेगा, लेकिन आपका धीरे धीरे इच्छा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और आपका जो इच्छा है वो अब वस्तु कहाँ चले जाएगा? y के ऊपर में चले जाएगा। इसलिए जो उदासीनता वर्ग होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटते रहता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वो y की ओर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आप रसगुल्ला बहुत खा रहे हैं, पूरा खा रहे हैं, खाते खाते आप बोर हो जाइएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, फिर आपका मन करेगा कि आप कुछ और खाइए। हाँ, जो बोल रहा है समोसा। तो इससे क्या हो गया आपका कि उपयोगिता तो घट करके दूसरे में चला गया ना, इच्छा क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए ऐसा होता है। तो बोलना कैसे इसको? तो सिंपल इसमें लिखिएगा, जब उपभोक्ता के पास वस्तु x में वृद्धि किया जाता है तो धीरे धीरे उसका इच्छा उसके प्रति कम होने लगता है और उसका इच्छा जो है वस्तु y को प्राप्त करने के लिए बढ़ जाता है, जिस कारण से उदासीनता वर्ग मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्तोदर होता है। या इसी में लिख सकते हैं, या उदासीनता वर्ग ऊपर से नीचे गिरता है। बोलिए, बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को? लिखिए, जब उपभोक्ता के पास वस्तु x में वृद्धि किया जाता है, वस्तु x में वृद्धि किया जाता है, हाँ, वस्तु x में वृद्धि किया जाता है, तो धीरे धीरे उपभोक्ता वस्तु x के प्रति उपभोक्ता का, ऐसे लिखिए, उपभोक्ता का वस्तु x के प्रति इच्छा कम होने लगता है। उपभोक्ता का वस्तु x के प्रति इच्छा कम होने लगता है, इच्छा कम होने लगता है। हो गया? और वस्तु y के प्रति इच्छा बढ़ने लगता है, वस्तु y के प्रति इच्छा बढ़ने लगता है, जिस कारण से, चलिए लिख दीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन रहता तो ये वाला लिखते, नीचे वाला रहता तो नीचे वाला लिखते। लिखिए, जिस कारण से, लिख दीजिए फटाफट, खाली क्यों को हटा दीजिएगा। उसके बाद अगला हेडिंग देके तैयार रहिएगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर। चलिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। तो किसी एक वस्तु का अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु का जो हम त्याग करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
सीमांत प्रतिस्थापन दर। बात समझ में आया? एक वस्तु का अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु का अतिरिक्त इकाई को जितना हम त्यागते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्लियर है तक में? बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है? तो बजट रेखा या कीमत रेखा दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है जो उपभोक्ता को दी गया आय और वस्तुओं से वो उसको क्या करता है? खरीदता है। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? आपका इकोनॉमिक्स का ये वाला लेसन समाप्त हो गया और हम किसी भी दिन इस लेसन का टेस्ट लेंगे, सरप्राइज टेस्ट। जो इंग्लिश का टेस्ट इसी सप्ताह के अंदर होगा, चिंता मत करिए। और किसी भी दिन अचानक टेस्ट ले लेंगे, बोलेंगे नहीं कि कल टेस्ट है। इस दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए फटाफट। सीमांत प्रतिस्थापन दर में लिखिए, किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपयोगिता लिखिएगा। अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त करने के लिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु का त्याग करना सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। दूसरे वस्तु का त्याग करना सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। हाँ, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। अगला लिखिए, बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा, इसमें डैश दे करके लिखिए। बजट रेखा या कीमत रेखा, बजट रेखा या कीमत रेखा उन दो वस्तुओं का संयोग है। बजट रेखा या कीमत रेखा उन दो वस्तुओं का संयोग है बजट रेखा या कीमत रेखा उन दो वस्तुओं का संयोग है जिसे उपभोक्ता अपनी आय एवं वस्तुओं से खरीदता है। अपनी आय एवं वस्तुओं से खरीदता है। जिसे उपभोक्ता अपनी आय एवं चलिए, कल 5 गो प्रश्न लिखाए थे ना, छठा प्रश्न लिखिए। 6 नंबर प्रश्न लिखिए। 5 गो लिखाए थे। चलिए 6 नंबर का प्रश्न लिखिए। उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। छठा प्रश्न लिखिए, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। 7वां प्रश्न लिखिए। 7वां प्रश्न लिखिए, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या अंतर है? 7वां प्रश्न लिखिए, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या अंतर है? सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या अंतर है? सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या अंतर है? 8वां प्रश्न लिखिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? 8वां प्रश्न लिखिए, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? अगला प्रश्न लिखिए, घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? अगला, खाली से क्या समझते हैं जगह कर दीजिए, इसका क्या क्या विशेषता है या क्या क्या मान्यता है। अगला प्रश्न में घटती हुई सीमांत उपयोगिता का क्या विशेषता या मान्यता है लिखिए। क्या विशेषता या क्या मान्यता है? हो गया। अगला लिखिए,
सम सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? सम सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? हाँ, सम सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वर्ग, अगला, उदासीनता वर्ग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। उदासीनता वर्ग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। उदासीनता वर्ग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। इसकी विशेषताओं को लिखे। अगला, उदासीनता अनुसूची क्या है? उदासीनता अनुसूची क्या है? अगला लिखिए। अगला यहाँ समझिए, यही दोनों क्वेश्चन है, समझ गए ना? उदासीनता वर्ग मूल बिंदु के उत्तर क्यों होता है, या इसी में पूछ देगा कि उदासीनता वर्ग ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। लिख लीजिए इसको जी। उसका अगला क्वेश्चन लिखिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन, सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं? अगला, बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? कितना क्वेश्चन हुआ? 16। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, व्यष्टि एक परिचय, उसके बाद आपने अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या पढ़ा, और आज आप लोगों ने पढ़ लिया है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो तैयार रहिएगा इस लेसन के लिए, टेस्ट के लिए। चलिए कर लीजिए इतना।